प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं और इसके वीडियो के पार्ट 1 में हम निधि प्रवाह विवरण के अर्थ, आशय और कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची को बताएंगे। हम सेकंड सेमेस्टर में निधि प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम निधि प्रवाह विवरण का आशय समझते हैं। वित्तीय विवरणों हैं जिसमें लाभ हानि खाते और चिट्ठे आते हैं। इससे किसी संस्था की लाभार्जन स्थिति या वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का पता तो चलता है, परंतु इसके बावजूद भी संस्था कभी कभी नगद धन के रूप में लाभांश भुगतान नहीं कर पा रही हो। ये पता नहीं चल पा रहा है कि लाभ एवं पूंजी में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन संस्था में नगद धन की कमी क्यों हो रही है। इन सब स्थितियों से और पता लगाने के लिए कि किन साधनों से हमें धन प्राप्त हो रहा है या किन मदों पे व्यय किया जा रहा है, इसके लिए निधि प्रवाह विवरण बनाने की ज़रूरत पड़ती है। स्मिथ एवं ब्राउन के अनुसार निधि प्रवाह विवरण की परिभाषा है: निधि प्रवाह विवरण सारांश रूप में तैयार किया गया एक विवरण है जो विभिन्न तिथियों पर बनाए गए चिट्ठों के समयांतर में वित्तीय दशाओं में परिवर्तन को ज्ञान कराता है। अब हम निधि या फंड के अर्थ को समझते हैं। निधि का तात्पर्य होता है कार्यशील पूंजी। हम जानते हैं कि कुल चालू संपत्तियों में कुल चालू दायित्व को घटा दें तो जो भी राशि मिलेगी वो कार्यशील पूंजी कहलाएगी। निधि या कार्यशील पूंजी कुल चालू संपत्ति या ऋण कुल चालू दायित्व। तो यहाँ निधि प्रवाह का अर्थ होगा निधि प्रवाह या कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। यह परिवर्तन निम्नांकित दो लेन देनों पर ही आधारित होता है: चालू संपत्तियों में वृद्धि होना लेकिन चालू दायित्वों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरा हो सकता है चालू संपत्तियों में कमी होना पर चालू दायित्वों में कोई कमी नहीं होना। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों में समान दिशा में एवं समान मात्रा में परिवर्तन होने पर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 10,000 रुपये का एक लेनदार है, उसको यदि हम नगद भुगतान करते हैं तो यहाँ कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो चालू दायित्व लेनदार के रूप में है वो 10,000 रुपये से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चालू संपत्ति जो रोकड़ के रूप में है वो 10,000 रुपये भी कम हो जाएगी। दूसरी स्थिति है दीर्घकालीन दायित्व में परिवर्तन हो जाए तो कोई पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि समता अंशों का निर्गमन स्थायी संपत्ति प्राप्ति के बदले में किया जा रहा हो। तो यहाँ स्थायी संपत्ति समता अंश स्थायी दायित्व बढ़ गए और स्थायी संपत्ति भी मिली है। कार्यशील पूंजी में होने वाली जो परिवर्तन होने वाली स्थिति है ये होगा चालू संपत्तियों एवं स्थायी संपत्तियों के बीच में लेन देन हो, या चालू संपत्तियों एवं पूंजी जो स्थायी दायित्व भी हो सकते हैं इनके बीच में लेन देन हो, चालू दायित्व एवं स्थायी संपत्तियों के बीच लेन देन। चौथा स्थिति हो सकती है चालू दायित्व एवं स्थायी दायित्वों या पूंजी के बीच में लेन देन। जैसे पहली वाली जो स्थिति है चालू संपत्तियों एवं स्थायी संपत्तियों के बीच लेन देन, यहाँ पर यदि किसी संपत्ति को हम नगद में बेच देते हैं 20,000 रुपये से, तो यहाँ 20,000 रुपये नगद प्राप्ति हो जाएगी और स्थायी संपत्ति कम हो जाएगी। तो यहाँ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हो जाएगा, फंड बहाव होगा। इसी तरीके से चालू संपत्तियों एवं स्थायी दायित्वों के बीच में भी लेन देन में भी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है, जैसे कि नगद के बदले समता अंशों का या पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन हो रहा हो। चालू दायित्व एवं स्थायी संपत्तियों के बीच में भी लेन देन में भी ये स्थिति हो सकती है। जैसे स्थायी संपत्ति
को उधार में लिया गया तो यहाँ पे लेनदार बढ़ जाएगा जो चालू दायित्व को बढ़ाएगा, लेकिन स्थायी संपत्ति भी बढ़ जाएगी। लेन देन, ये जो फंड बहाव होता है या जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होने वाली स्थिति, ये स्थिति हो सकती है जहाँ पे कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के बीच लेन देन हो रहा है। जैसे कि लेनदार का भुगतान 10,000 रुपये नकद किया गया। दूसरा स्थिति हो सकती है स्थायी संपत्तियों एवं पूंजी व स्थायी दायित्वों के बीच का लेन देन। पूर्व में हमने जो बताया था कि यदि कोई समता अंश पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी को किसी स्थायी संपत्ति को लेने के बदले में निर्गमित किया जा रहा हो तो यहाँ स्थायी संपत्तियाँ भी आ रही है और स्थायी दायित्व बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम निधि प्रवाह विवरण को तैयार करने के बारे में आगे आते हैं। इसे 2 भागों में तैयार किया जाता है। इसके लिए 2 चीज़ें बनती है, एक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या अनुसूची होती है, स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दूसरा होता है निधि के साधनों एवं उपयोगों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स। अब सबसे पहले जो कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची है, इसको बनाने के लिए जो नियम है उसको देखते हैं। तो ये निम्नांकित होते हैं, 4 नियम हैं। चालू संपत्तियों में वृद्धि हो रही है तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि है। चालू संपत्तियों में कमी हो रही है तो कार्यशील पूंजी में कमी होगी। यदि चालू दायित्वों में वृद्धि हो रही है तो कार्यशील पूंजी में कमी होगी, लेकिन चालू दायित्वों में कमी हो रही है तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची का प्रारूप, इसका प्रारूप है, इसको देखते हैं। शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसमें विवरण के रूप में होगा। इसमें 2 वर्ष के आंकड़े, सबसे पहले जो है पूर्व वर्ष और चालू वर्ष, और कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, 2 अलग से कॉलम होते हैं। विवरणों में हम पहले चालू संपत्तियों को लिखते जाते हैं। चालू संपत्तियां, इसमें रोकड़, देनदार, प्राप्ति पत्र हो सकते हैं। तो पहले जो पूर्व वर्ष के आंकड़े, उसके बाद चालू वर्ष के आंकड़े लिखते जाते हैं। इसमें चालू संपत्तियों में यदि वृद्धि होगी चालू वर्ष में पूर्व वर्ष के मुकाबले, तो यहाँ कार्यशील पूंजी में वृद्धि की ओर हमको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये चालू संपत्तियों का कुल यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर बी है चालू दायित्व, इसमें उत्पन्न, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, ये सब इत्यादि आते हैं। इसको भी हम पूर्व वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों को लिखते जाते हैं। यहाँ उल्टा होता है, यदि जो चालू दायित्व है यदि कमी हो रही है तो यहाँ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन वृद्धि वाली होगी, और चालू दायित्वों में वृद्धि हो रही है तो कार्यशील पूंजी में कमी होता है। यहाँ भी कुल जो चालू दायित्व का कुल निकालते हैं। उसके बाद कार्यशील पूंजी ए ऋण बी, कार्यशील पूंजी ए ऋण बी, तो ए का उपयोग कुल जो चालू संपत्ति है और कुल चालू दायित्व का अंतर यहाँ पे लिखा जाता है, और अंत में जो पूर्व वर्ष के और चालू वर्ष के दोनों आंकड़ों में अंतर को देखा जाता है। यदि यहाँ पे कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, यहाँ पे लिख दिया जाता है। इधर का भी कॉलम जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन या वृद्धि या कमी का जो है, वहाँ भी उतनी ही राशि का भी शेष को दिखाता है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची है। यहाँ हमको समंग मिल रहे हैं 2017 और 2018 के। इसमें चालू संपत्ति, हस्ताक्षर रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्ति पत्र, स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्यय दिए हुए हैं। ये आंकड़े दिए हुए हैं।
तो इसमें देखते हैं ये है। फिर चालू दायित्व। चालू दायित्व में लेनदार देय विपत्र, अदत्त व्यय, कर प्रावधान, बैंक अधिविकर्ष दिए हुए हैं। ये आंकड़े भी हैं। अब इसके आधार पे हमको बनाना है। कार्यशील पूंजी परिवर्तन की अनुसूची दिए गए प्रारूप के अनुसार ही बनाया जाता है। सबसे पहले विवरण, 2017 के आंकड़े, 2018 के आंकड़े, फिर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी के आंकड़े। फिर चालू संपत्तियों को हम लिखते हैं। हस्ताक्षर रोकड़ 1200 था 2017 में, 1800 रुपये 2018 में थे। यहाँ ये वृद्धि को बता रहा है, हम वृद्धि कालम में 600 रुपये लिख देते हैं। बैंक में रोकड़ में भी 9000 था, 12000 हो गया, 3000 वृद्धि दिखा रहा है। देनदार में 15000 थे 17 में, 2018 में 20000 थे। अब यहाँ वृद्धि दिखाई गई है 5000 की। प्राप्ति पत्र में 10000 2017 में था, 2018 में 8000। ये कमी दिखा रहा है, इसलिए कमी के तरफ में 2000 दिखाए जा रहे हैं। स्टॉक में भी 13000 2017 में था, 18000 चालू वर्ष में है, तो 5000 की वृद्धि दिखाई है। पूर्व दत्त व्यय 2000 था 2017 में, 800 रुपया इस चालू वर्ष में था। यहाँ पे 1200 रुपये की कमी दिखाई जा रही है। फिर इसका चालू संपत्तियों को हम कुल कर देते हैं। 50,200 2017 का आया, 2018 का 60,600 आ गया। फिर अब चालू दायित्व को हम लिखते हैं। चालू दायित्व में लेनदार 8000 है और 10,000 रुपया चालू वर्ष में है। तो यहाँ पे चालू दायित्व में लेनदार में वृद्धि हो रही है, लेकिन ये कार्यशील पूंजी में ये कमी दिखा रहा है 2000 रुपये। देय विपत्र में 2017 में 11000 था, 2000 चालू वर्ष में 9000 आ गया है, तो 2000 रुपये की वृद्धि हो गई है कार्यशील पूंजी में। चालू दायित्व में भले ही कमी हुई है, लेकिन कार्यशील पूंजी में 2000 रुपये की वृद्धि हुई है। अदत्त व्यय 2000 थे, 1800 रुपये चालू वर्ष में हैं। इसका मतलब 200 रुपये से अदत्त व्यय कम हुए, लेकिन कार्यशील पूंजी में 200 रुपये की वृद्धि हो गई है। कर प्रावधान 12000 थे, अभी 14000 रुपये हैं। कर प्रावधान 2000 रुपये से बढ़ गए हैं, लेकिन कार्यशील पूंजी में कमी हो गई है। बैंक अधिविकर्ष 7000 2017 में थे, 2018 में 9000। इसका मतलब कार्यशील पूंजी में 2000 रुपये से कमी हो गई। यहाँ भी कुल चालू दायित्व 40,000 2017 में और 43,800 2018 में। तो इस प्रकार कार्यशील पूंजी हमने चालू संपत्ति 50,200 से 40,000 को घटाया, तो कार्यशील पूंजी 10,200 आ रहा है। यहाँ 2018 में 60,600 से 43,800 को घटाते हैं तो 16,800 आता है। अब ये जो अंतर है 2017 के मुकाबले 2018 में 6,600 अधिक दिखाई दे रहा है, तो ये 6,600 अंतर ही यही कार्यशील पूंजी में वृद्धि को दिखा रहा है। और 6,600 इधर जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची, इसमें भी 6,600 का इधर कमी की तरफ में लिखते हैं, तो वही 6,600 की वृद्धि ही है। वो बैलेंसिंग फिगर है 6,600। इसका मतलब कार्यशील पूंजी में वृद्धि 6,600 की हुई है।